माननीय मुख्यमंत्री जी पधार चुके हैं। मैं हमारे वक्ता मुख्य हाँ जी बुला रहा हूँ। डॉक्टर अशोक खोसला सर से आग्रह है, कृपया मंच पर आएँ। डॉक्टर विजय महाजन जी से भी सर से आग्रह है, कृपया मंच पर आएँ। लेफ्टिनेंट जनरल अरुण साहनी सर कृपया मंच पर आएँ। सुश्री आयका चतुर्वेदी बनर्जी जी कृपया मंच पर आएँ। डॉक्टर विभा गुप्ता जी हमारा आग्रह स्वीकार करें, कृपया मंच पर आएँ। आप सबको पाकर हम गौरवान्वित हैं। एक बार साथियों जोरदार तालियों के साथ अपनी खुशी को अपनी अभिव्यक्ति दें। और हमारी परंपरा रही है हमारे सचिव महोदय संस्कृति विभाग श्री अनबलगन पी सर को भी सादर आमंत्रित करता हूँ। हमारी परंपरा रही है किसी भी कार्यक्रम को आरंभ करने के पूर्व हम दीप प्रज्वलन करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हमारे अतिथियों से आग्रह है, कृपया राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री जी और छत्तीसगढ़ महतारी के तैल चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। दीप प्रज्वलन जैसा दीप जो होता है आप भली भांति जानते हैं, वो चाहे राजमहल में रोशन हो चाहे गरीब की झोपड़ी में, वो सबको अंधकार से उजाला की ओर ले जाता है। मानो वो भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के उस सिद्धांत को चरितार्थ करता है कि सब एक समान होते हैं। आइए ऐसे दीप प्रज्वलन के गरिमामय कार्यक्रम को हम यहाँ पर बहुत गरिमा के अनुरूप संचालित कर रहे हैं। और आप सभी जानते हैं साथियों, हमारे छत्तीसगढ़ में कहावत है कि आगू के भैंसा पानी पावे, पाछू के भैंसा चिखला। यानी वो एक जमाना था जब भेदभाव था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री हमारे भूपेश बघेल जी ने आते ही गांधी जी के इस नीति को कि आगे का हो या पीछे का आदमी, सबको समान न्याय मिलना चाहिए, अनेक योजनाएं की ताली तो बनती है, बात अच्छी लगे, चाहे किसी के काम की चाहे किसी योजना के अनुकरण की, तो तालियों से हौसला अफजाई करना चाहिए। यह भी एक अच्छी परंपरा है। संस्कार के प्रबल समर्थक थे हमारे राष्ट्रपिता। हमारे सभी अतिथियों ने दीप प्रज्वलन और पुष्पांजलि करते के प्रस्तुति के उपरांत हम उस गरिमामय कार्यक्रम की ओर चलते हैं। माननीय अतिथियों का स्वागत। सर्वप्रथम आग्रह करूंगा आदरणीय देवेंद्र यादव जी, माननीय विधायक और राजीव युवा मैदान क्लब, कृपया आएं और आज के समारोह के मुख्य अतिथि आदरणीय हमारे भूपेश बघेल सर का स्वागत अभिनंदन करें। इसी क्रम में हमारे संस्कृति विभाग के सचिव आदरणीय कृपया मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन। आदरणीय देवेंद्र यादव जी, माननीय विधायक महोदय का स्वागत करने के लिए श्री विवेक आचार्य जी, संचालक संस्कृति एवं पुरातत्व आमंत्रित हैं। पुनः आग्रह करूंगा विवेक आचार्य सर से
और हमारे सचिव आदरणीय अनबलगन पी सर से आग्रह है, आज हमारे बीच उपस्थित चेयरमैन डेवलपमेंट अल्टरनेटिव दिल्ली से पधारे डॉक्टर अशोक खोसला सर का स्वागत अभिनंदन करें। हमारे विवेक आचार्य सर संचालक संस्कृति पुरातत्व से आग्रह है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजीव गांधी फाउंडेशन एवं निदेशक डॉक्टर विजय महाजन जी का स्वागत अभिनंदन करें। क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे बीच सर राजीव गांधी युवा मितान क्लब के 3500 लोगों को हमने आमंत्रित किया है, युवा साथियों को, और आप सबको वे सुनेंगे। और हमारा जो आर्मी है वो युवाओं को ताकता है। युवा आए, हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत से लोग लड़ाई में, देश की रक्षा में काम आए हैं। ऐसे युवाओं के समूह के बीच से मैं हमारे बीच उपस्थित लेफ्टिनेंट जनरल अरुण साहनी सर, पूर्व कमांडर इन चीफ का स्वागत करने के लिए श्रेय जी को आमंत्रित करता हूं। श्रेय कृपया आए, राजीव गांधी युवा क्लब के हैं आदरणीय श्रेय जी। देवेंद्र यादव सर, श्रेय जी। और हमारे बीच उपस्थित हैं संस्थापक एवं चेयरमैन एकम रेजोनेंस सुश्री आयका चतुर्वेदी बनर्जी जी, उनका स्वागत करने के लिए आमंत्रित हैं आरोही शर्मा जी, राजीव गांधी युवा मितान क्लब की सदस्य पदाधिकारी। अगले क्रम पर हम आमंत्रित करते हैं श्रीमती प्रीति वर्मा जी को, चेयरपर्सन सेंटर ऑफ साइंस फॉर विलेजेस वर्धा महाराष्ट्र, डॉक्टर विभा गुप्ता जी का स्वागत अभिनंदन करें। और स्वागत अभिनंदन के इस विलक श्री देवेंद्र यादव जी को। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित हम सबके मुखिया मार्गदर्शक आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, यहाँ पर उपस्थित बहुत ही सम्मानित हम सबको राजीव युवा मितान क्लब में एक दिशा देने का काम करने वाले सम्मानित श्री प्रदीप शर्मा जी, श्री अनबलगन पी जी, श्री अशोक खोसला जी, श्री विजय महाजन जी, लेफ्टिनेंट जनरल अरुण साहनी जी, श्री आयका चतुर्वेदी जी, डॉक्टर विभा गुप्ता जी, उपस्थित समस्त राजीव युवा मितान क्लब के विभिन्न जिलों से आए हुए सम्मानित सदस्यगण, सभी प्यारी बहनें, प्यारे भाई, सांस्कृतिक विभाग से जुड़े। राजीव युवा मितान क्लब एक ऐसी माननीय मुख्यमंत्री जी की महती योजना जिसके माध्यम से छत्तीसगढ़ में जो हमारे युवा साथी हैं, भले वो किसी भी फील्ड में अपना इंटरेस्ट रखते हों, सांस्कृतिक हो, सामाजिक हो, खेल हो, कला हो या आधुनिकता हो, आईटी सेक्टर हो, उनके क्षेत्रों में उनके सहयोग करें। ऐसी महती योजना राजीव युवा मितान क्लब और आज का ये विषय यंग गांधीयंस, हम सबको निश्चित रूप से अगर अपने जीवन में कुछ लाने की आवश्यकता है तो वैचारिक मजबूती, हम जीवन में अपने हर उस संकल्प को पूरा कर सकते हैं अगर हम वैचारिक रूप से मजबूत हैं। और गांधी जी पूरे विश्व में उन्होंने जो विचार प्रदान किए, आज भी उनके कहे एक एक बात, एक एक विषय हर युवा के लिए और हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा है। हमको इस बात का सौभाग्य मिल रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी सम्मानित अतिथिगण से हम लोगों को बहुत सी बातें सुनने मिलेगी और हम आपको इस बात का विश्वास दिलाते हैं, आज गांधी जयंती के उपलक्ष्य पे जो आधुनिकता की बात हो, सांस्कृतिक कला को बढ़ाने की बात हो, स्पोर्ट्स को बढ़ाने की बात हो या हुनरमंद युवाओं को सही प्लेटफॉर्म देने की बात हो, उन सब में राजीव युवा मितान क्लब अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और एक ऐसा समूह बनकर उभरेगा जो एक ट्रेंड और फोकस्ड और सोसाइटी के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाने वाले युवाओं का समूह होगा, युवा भाई बहनों का समूह होगा। आप सब आज यहाँ पर आए, बड़ी भारी संख्या में उपस्थित हुए, सबका मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बड़े ही गर्व की बात है कि पूरे देश में
छत्तीसगढ़ ही एक ऐसा राज्य है जिसने राजीव गांधी युवा मितान क्लब की स्थापना की और 1 वर्ष पूर्व ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस अवधारणा को जन्म दिया, कल्पना किया। आज 1 वर्ष में बहुत ही तेजी से ये फलीभूत हो रहा है। जी धन्यवाद। अगले क्रम पर माननीय मुख्यमंत्री जी के सलाहकार, जो कि इस कार्यक्रम के बहुत बड़े संकल्पना उनकी कल्पना है, आदरणीय प्रदीप शर्मा जी को सादर आमंत्रित करते हैं। छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट्स, अधिकारीगण, इस सभागार में बैठे हुए युवा साथी, सभागार से बाहर बैठे युवा साथी जो हमें स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज आप सबको गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के अवसर पर नमन करता हूँ और आप सभी का अभिवादन करता हूँ जो इस सुंदर अवसर पर पधारे। आज से 12 साल पहले आज के ये दिन हम लोगों ने कृषक बिरादरी करके एक संस्था की स्थापना की, जिसमें युवा किसान साथी साथ में थे। तो मैंने पूछा कि गांधी का कोई प्रतीक चिन्ह बताया जाए जो इसमें लगाएंगे। युवा लोग थे, 3 जवाब आए 12 साल पहले। एक चश्मा जो आज दिखता है स्वच्छता देखते हुए, दूसरा एक लाठी और तीसरा एक प्रश्न चिन्ह सा बना हुआ रेखा चित्र जो किसी बूढ़े आदमी का दिखता है। तो मैं सोचने में मजबूर हुआ कि 2 अक्टूबर को ऐसा गांधी पैदा हुआ था क्या? 2 अक्टूबर का जो गांधी पैदा हुआ था उसके पास तो ये तीनों चीज नहीं थी। तो मैंने सोचना शुरू किया कि युवा गांधी था कौन और फिर गांधी ने चश्मा लगाया कब। बहुत खोजने के बाद पता चला कि गांधी ने 1921 में चश्मे का नंबर के लिए नाप दिया था और 1922 में परमानेंट चश्मा पहन लिया था। और 1922 में चश्मा पहनने के पहले गांधी ने क्या किया था? गांधी ने पूरे देश को एक ऐसे मंत्र में दीक्षित कर दिया था जिसके असहयोग आंदोलन से पूरा देश खड़ा हो गया था। वो एक युवा गांधी था और वो युवा गांधी जिसकी तस्वीर आपको पीछे दिख रही है। ये सारे युवा जो आप मेरे साथ बैठे हैं, इसमें से जितने लोग भी 52 वर्ष के होंगे, वो सोचिए कि आपके जैसा गांधी उस दिन दिख रहा था। ये जो दूसरा गांधी है जिसको हमने 30 जनवरी को पैदा किया है, इस साबरमती के संत को, जो अहिंसक है, जो प्रेम की बात करता है, जो करुणा की बात करता है, और इसके भीतर में हम उस आदमी को भूल जाते हैं जिसने इस देश को ऐसी लड़ाई में झोंक दिया जिसके सामने बड़े से बड़े शस्त्र लेके खड़ी हुई दुनिया की सबसे बड़ी राजनयिक ताकत सत्ता ने अपने घुटने टेक दिए। तो आज उस गांधी को याद करने का दिन है, उस गांधी के लिए संकल्पित होने का दिन है जिसने लुईस फिशर से एक बार कहा था, प्रयाग में कुंभ चल रहा था, गांधी नहा रहे थे, लुईस फिशर बहुत बड़े आदमी थे, बहुत बड़े राइटर हैं, उनके साथ हजारों करोड़ लोग नहा रहे थे, आचमन कर रहे थे, अर्घ दे रहे थे, भूखे नंगे आधे कपड़ों में। लुईस फिशर ने एक बारीकी से उनके बीच में गांधी को भी खड़े होकर दर्पण करते देखा। लुईस फिशर ने पूछा, गांधी, इनसे देश को आजाद कैसे कराओगे? उस गांधी ने कहा, ये देश को आजाद यही लोग करेंगे लुईस, क्योंकि इनको भूखे रहते हुए भी दूसरे की गलत बात का प्रतिरोध करना आता है और मैंने ये सिखा दिया है। मित्रों, छत्तीसगढ़ का हर आदमी अपने आप को गांधी के बहुत करीब पाता है। हम लोग बहुत ज्यादा प्रतिरोध के ऊंचे स्वर में बात नहीं करते,
गांधी ने जब पहली बार असहयोग शुरू किया, जवाहरलाल नेहरू ने अपनी डायरी में एक टिप्पणी लिखी। उस टिप्पणी में यह लिखा, ये आवाज बेहद नम्र, शांत और धीमी है। यह आवाज बेहद नम्र, शांत और धीमी है, पर इसके पीछे संघर्ष का एक ऐसी दृढ़ ताकत दिखाई देती है जो मुझे लगता है कि पूरे हिंदुस्तान को आलोड़ित कर देगी। और वो हुआ। और उस युवा में इतनी ताकत थी कि जब पूरा देश असहयोग में खड़ा हो गया, अंग्रेजों की चूलें हिल गई। और उस दिन जब लोगों ने 4 फरवरी को जाके कुछ अधिकारियों को जिंदा जला दिया जो उन पे गोलियां चला रहे थे चौरा चौरी में, उसने मौन का व्रत लेते हुए एक बारकी से, एक झटके से पूरे आंदोलन को विड्रॉ करके उसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। वो जिम्मेदारी से भागने वाला नहीं था। ये वो युवा गांधी था जो चुनौतियों का सामना करता था, सफलताओं को दूसरों के लिए श्रेय देता था और असफलताओं का सेहरा अपने सिर पे बांधता था। आज उस युवा गांधी को याद करने का दिन है जिसके लिए हम सब यहाँ बैठे हुए हैं। गांधी ने 3 यात्राएं की थी। पहली यात्रा जो पूरे देश भर में घूम के की, दूसरी यात्रा दांडी की यात्रा की, उसके पहले चंपारण में यात्रा की। पिछले हफ्ते हम जब केरल में थे, मलप्पुरम से एक जिला है जहाँ बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में अल्पसंख्यकों की पॉपुलेशन है, जनसंख्या है। 7 किलोमीटर लंबी लाइन, सड़क के दोनों और 2-2, 3-3 रोज में खड़े हुए बूढ़े, बच्चे, माताएं, बहनें, बहुत लोग रो रहे थे उसमें। अभी राहुल गांधी को पहुंचने में 3 किलोमीटर बाकी थे, ये खड़े थे और रो रहे थे। तो मैंने मेरे एक साथी से पूछा, इनसे पूछ के बता सकते हैं रो क्यों रहे हैं? सामने दिख गए, रो लिया, ठीक है। 3 किलोमीटर यात्रा बची है, सबको पता है, स्क्रीन में दिख रहा है, लोग यहाँ रो रहे हैं। तो उसने तब मलयालम में पूछा। पूछने के बाद उसने मुझे बताया तो मैं चौंक गया। उसने एक रोती हुई महिला से पूछा कि माँ आप रो क्यों रही हो? तो उसने कहा कि ये जो आदमी है ये हमारे लिए पैदल चल रहा है, ये आदमी हमारी उस आवाज के लिए पैदल चल रहा है जिसे हम उठा नहीं सक रहे थे। तो ये हिंदुस्तान आज भी इन यात्राओं को वैसा ही लेता है जैसे किसी समय में दांडी में गांधी की 388 किलोमीटर की यात्रा को उसने लिया था। एक बिल्कुल नया चैप्टर है। उस आदमी ने आखिरी दशक में 2000 के ये तय कर दिया था 1900 के, और हम चुनौतियों से नहीं भागेंगे। कंप्यूटर जब लाया गया इस देश में तो लोगों ने कहा कि बैलगाड़ी में कंप्यूटर चलेगा, जहां पर लाइट, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, उस देश हिंदुस्तान को खड़ा किया है जहां आईटी को इंडिया का टुमारो कहा जाता है, वो राजीव गांधी। तो आज राजीव गांधी, महात्मा गांधी और उनके बीच के कालांतर में जो चीज़ें घटी है उसको देखते हुए हमारे आदरणीय भूपेश बघेल उस संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ को 22 साल हो गए, एक ठीक ठीक युवा छत्तीसगढ़ हमारे सामने खड़ा है। इस सब में आप युवा साथियों की भागीदारी है कि गांव में हम अपने संस्कृति को खड़ा करें, हम अपने स्पोर्ट्स को खड़ा करें, उसकी चेतना को खड़ा करें, अपने पैरों पे खड़े हुए स्वावलंबन को खड़ा करें और सांप्रदायिकता के दंश से और पश्चिम के अंधानुकरण से, ये दो जिन चीज़ों के लिए गांधी ने हमको आगाह किया है, उससे बचते हुए एक सफल और सुंदर छत्तीसगढ़ का निर्माण करें। आज संकल्प लेने का दिन है। धन्यवाद। आज के हमारे मुख्य वक्ता चेयरमैन डेवलपमेंट अल्टरनेटिव्स दिल्ली से पधारे डॉक्टर अशोक खोसला सर को। माननीय मुख्यमंत्री जी, युवा
दोस्तों, मित्रों, मैं आपसे थोड़े विचार शेयर करना चाहता हूँ। कैसे हम सभी के लिए बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। महात्मा जी, जैसे आप प्रदीप जी ने अभी कहा, भी युवक थे एक ज़माने में, और उन्होंने काफ़ी चीज़ें कही जो आपको सीखनी चाहिए और सुनना चाहिए। वो कह रहे थे कि पृथ्वी के पास हमारी ज़रूरतों के लिए प्राप्त संसाधन है, लेकिन हमारे लालच के लिए नहीं। और उन्होंने कहा also the future depends on what we do today। महात्मा जी काफ़ी सोचते थे, और उन्होंने एक बार कहा कि गरीबी हिंसा का सबसे बुरा रूप है। आजकल हमारा जो विकास का विजन है वो भी पूरा हिंसा, लोगों का और पृथ्वी का और संस्कृति का विरोध है। तो आज हमको सोचना पड़ेगा कि हम एक कैसे देश का विकास कर सकते हैं। हमारा देश अभी वेस्टर्नाइज हो गया है और सोचता है कि कंज्यूमरिज्म, वो और चीज़ें और घर और कारें ज़्यादा अच्छा है। पर इतने गरीब लोग रह गए हैं हमारे पीछे कि ये आगे नहीं बढ़ सकते हमारे देश के लाभ में। आजकल गरीबी भी है, क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी स्पीशीज़ को हम मार रहे हैं, एनवायरनमेंट, पर्यावरण, पोल्यूशन, प्रदूषण, ड्राउट, फ्लड्स, फॉरेस्ट फायर्स, हम वेस्टलैंड्स और डेजर्ट्स बना रहे हैं, और हमारा ये भविष्य अच्छा नहीं हो सकता। ये जब मैं गांव में हम जाते हैं, जैसे कल गए थे हम, तो हम छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं और हम पूछना चाहते हैं, ऐसी दुनिया हमारी आगे बढ़ सकती है? सीधी बात मैं तो कह सकता हूँ कि मेरा तो खून उबलता है जब मैं देखता हूँ कितनी गरीबी हमने छोड़ दी है हमारे देश में। 30 करोड़ लोगों को साफ पानी नहीं मिलता। ये बच्चे लोग जो एक दिन लता मंगेशकर या विराट कोहली बन सकते थे, उनकी अपॉर्चुनिटीज़ उनको कोई है ही नहीं। हमने कितने जने ऐसे पीछे छोड़ दिए हैं। महात्मा जी ने कहा था कि खुद वो बदलाव बनिए जो दुनिया में आप देखना चाहते हैं, और इसलिए हमको सोचना पड़ेगा कि आगे कैसे कर सकते हैं। आपको यकीन नहीं होगा कि मेरे जैसा जो विशेष अधिकार प्राप्त हूँ, उसको कैसे आपके संघर्ष मालूम होगा। मैंने भी देखे हैं संघर्ष। मैं जब छोटा था, कश्मीर में मैं रहता था। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने हमला कर दिया कश्मीर पर, तो रातों रात हमको निकलना पड़ा, और मेरा छोटा भाई
और मेरे मदर 30 साल के, और मैं 5-6 दिन और रात पैदल जम्मू पहुंचा श्रीनगर से। मुझे याद है कैसा संघर्ष हो सकता है बच्चे लोगों के लिए और सारी ज़िंदगी के लिए। ये मुझे याद है कि इस कारण मुझे पता लगा कि मैं हिंदुस्तान में काम करना चाहता हूँ, पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर ने मेरे फादर को विदेश भेज दिया डिप्लोमेटिक सर्विस में। तो मैं फिर 30 साल बाहर रहा, और इसीलिए मेरी हिंदी ज़रा कमज़ोर है, क्योंकि मैंने कभी 30 सालों में एक बार भी हिंदी का शब्द बोला नहीं जाता। हम स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में अंग्रेज़ी में काम करते थे, और जब मैं वापस आया मुझे पता था कि मैंने हिंदुस्तान में काम करना है। पूरे 30 साल मैं विज्ञान, काफ़ी एडवांस्ड फिज़िक्स का काम कर रहा था, और मुझे बहुत अच्छा लगा। साइंस जो है वो कितनी क्यूरियोसिटी और क्रिएटिविटी का काम है, पर मुझे हिंदुस्तान ज़्यादा महत्वपूर्ण था। मैंने अपने लगेज को बंद करके वापस घर आया, तो मुझे पर्यावरण तब बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी, और मैंने पर्यावरण का काम किया हुआ था, और श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर ने मुझे कहा कि ऑफिस जो मिनिस्ट्री ऑफ है पर्यावरण की, उसको शुरू करो। तो मैं 32 साल का था, और मैंने एक पूरा मिनिस्ट्री का काम शुरू करवा दिया। उन दिनों में काफ़ी पता लगा मुझे कितनी समस्याएं हैं हमारे देश में। पर्यावरण तो एक चीज़ है, साउथ इंडिया में भी और नॉर्थ इंडिया में भी। तो ये रोज़गारियाँ ऐसी हैं कि 21st सेंचुरी के लिए आगे बढ़ाने के लिए युवाओं के लिए अच्छी है। ये आईटी में है, ये कम्युनिटी रेडियो में है, ये रोज़गारियाँ इलेक्ट्रिक रिक्शोज़ में है, और दूर दूर छोटे गांव में हम ये शुरू करते हैं। पूरा सपोर्ट मिलता है हमारे साथियों को। हम उनको दिखाते हैं क्या क्या करना होता है, कहाँ से पैसे बैंक से लेने होते हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करनी होती है। पर हमारी ये यकीन है कि देश का आगे बढ़ने के लिए युवक को क्रिएटिव इनोवेशन, नई चीज़ें, नई टेक्नोलॉजीज़ बहुत ज़रूरी है। तो हम उनके साथ बातें करना चाहते हैं, उनको मदद निर्माण में है, कंस्ट्रक्शन, अफोर्डेबल, लो कॉस्ट घर बनाने, लोकल मटेरियल्स के साथ, लोकल संसाधन जो है होते हैं मिट्टी के साथ। पर मिट्टी ऐसी उसको मशीन के साथ बनाने की बहुत लंबी लाइफ के घर बन सकते हैं। मैंने उम्मीद थी कि मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, पर तस्वीरें तो आज हो नहीं सकती, पर बहुत चीज़ें हम कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा देश में सभी हम आपके साथ जुड़कर छत्तीसगढ़ में काम करें। आप हमारे साथ जुड़कर देखें क्या क्या हो सकता है, क्या आगे और चीज़ें, नई चीज़ें कर सकते हैं। पानी का, ज़मीन का, कृषि का, जो भी करना चाहते हैं। तो ऑप्शंस, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो अनलिमिटेड है। हम विज्ञान और टेक्नोलॉजी आपके साथ जुड़कर बहुत ही मैंने डिसाइड कर दिया कि मैं बीमार नहीं हो सकता। तो आज तक 60 साल से
मुझे एक दिन सिक लीव, जो बीमारी के लिए छुट्टी लेनी, मैंने कभी नहीं ली, क्योंकि अभी मैं आपको कह सकता हूँ कि जो आगे बढ़ना है, जो आगे काम करना है, तो हर आदमी और औरत को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। थैंक यू। डॉक्टर खोसला एक ऐसे डेवलपमेंट अल्टरनेटिव ग्रुप के अध्यक्ष हैं जिसका पवित्र उद्देश्य उद्योग, व्यवसाय और बाजार का निर्माण कर बड़े पैमाने पर स्थायी आजीविका तैयार करना है। अपने उद्बोधन में उन्होंने इस बात को बताया कि जल, जंगल, जमीन से जुड़कर हम कैसे गांधी जी के विचारों के अनुरूप स्वावलंबी बन सकते हैं, आत्मनिर्भर हो सकते हैं। थैंक यू सर। क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे बीच उपस्थित हैं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजीव गांधी फाउंडेशन के निदेशक, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ कंटेम्प्रेरी स्टडीज दिल्ली, डॉक्टर विजय महाजन जी का जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी, के एडवाइज़र प्रदीप शर्मा जी, मगन जी, और मेरे साथ डॉक्टर खोसला और भी जो वक्तागण हैं, और राजीव मितान क्लब के हजारों साथियों, आप सबका अभिनंदन। बहुत बड़ी शुरुआत हो रही है आज एक छत्तीसगढ़ में, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत का जो मीडियन एज है वो 29 है, यानी 29 साल के नीचे आधी पॉपुलेशन है भारत की, और 29 साल के ऊपर यानी करीब 70 करोड़ लोग जो हैं 29 साल के नीचे हैं। तो ये मतलब कहा जाता है कि युवाओं का देश है, लेकिन ये बिल्कुल सच है। और पिछले 75 साल में बहुत उपलब्धियां हुई हैं, बहुत प्रगति हुई है। केवल एक ही वाक साल, यानी हर एक व्यक्ति को औसत 36 साल जीने का एक अवसर है, और बहुत लोग उससे भी ज़्यादा जीते हैं। तो इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है? वो 36 साल हमें अपनी आयु में मिल जाएं, और एक को नहीं सबको, क्योंकि औसत है। तो बाकी सब प्रगति तो अगर हम जीवित रहेंगे तभी तो होगी ना। तो बहुत बार कहा जाता है कि अरे अभी भी गरीबी है, अभी भी ये समस्याएं हैं, ये है। हाँ हैं। 40 साल से मैं ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों के साथ काम कर रहा हूँ। छत्तीसगढ़ को ही लीजिए तो सरगुजा से सुकमा और राजनांदगांव से रायगढ़, चांपा, सारे जिले छान चुका हूँ। जमीन पे क्या हालत है सब समझता हूँ। बहुत समस्याएं हैं, लेकिन बहुत सारी समस्याएं सुलझाई भी गई हैं। डॉक्टर खोसला जैसे लोग जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में नोबेल लॉरेट की ट्रैक में थे, वापस हमारे देश में आए। उन्होंने इस देश के लिए ऐसा काम किया। अशोक खोसला जी ने अपने मुख से नहीं बोला, लेकिन अगर पर्यावरण शब्द भारत की शब्दावली में, और भारत ही नहीं पूरे विश्व की शब्दावली में, अगर एनवायरनमेंट एज अ वर्ड हैज कम इन दैट वोकैबुलरी, डॉक्टर अशोक खोसला इज वन ऑफ द 10 पीपल रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। जब इंदिरा गांधी जी 1972 में स्टॉकहोम गई थी हैबिटेट कॉन्फ्रेंस में, तो उनकी जो स्पीच का मसौदा है वो डॉक्टर खोसला ने ही लिखा था। तब से ये काम कर रहे, और उस समय 32 साल के थे। तो युवा बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन राजीव मितान क्लब, क्योंकि आज उद्घाटन हो रहा है, उसके संदर्भ में मैं आपसे केवल 4 बिंदुओं पर बात करना चाहता हूं। मुझे मालूम है कि युवाओं को स्पोर्ट्स बहुत पसंद रहता है, खेलकूद। तो पहला एस है, स है, स्पोर्ट्स। अंग्रेजी का शब्द है, लेकिन हम सब लोग समझते हैं, खेलकूद। खेलकूद से हमारी जो
फिजिकल क्षमता है वो तो बढ़ती ही है, लेकिन एक दूसरे के साथ सहयोग कैसे कर सकते हैं, स्पर्धा करते हुए सहयोग कैसे कर सकते हैं, कोलैबोरेटिंग वाइल कंपीटिंग, ये बहुत ज़रूरी है हमें सीखना, क्योंकि अगर हम कंपीट नहीं करेंगे तो पीछे रह जाएंगे और हम कोलैबोरेट नहीं करेंगे तो हम सब पीछे रह जाएंगे। ये जो है 21वीं सदी का लेसन है। सिर्फ कंपटीशन जो है काफ़ी नहीं है, कोलैबोरेटिंग वाइल कंपीटिंग, ये खेल कूद से हम सीख सकते हैं। दूसरा संस्कृति, दूसरा स है संस्कृति, जिसमें छत्तीसगढ़ की इतनी सारी परंपराएं हैं जिनको आप दोबारा से उभार सकते हैं। तीसरा एस है स्वावलंबन, स्वरोजगार। जब तक हम अपनी आजीविका के लिए पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं होंगे तब तक हम दूसरे के लिए कुछ नहीं कर सकते। भूखे भजन ना होए गोपाला, सीधी सीधी बात है। अगर हमें अपने लिए आजीविका और स्वावलंबन के लिए अग्रसर होना है तो एक प्रण आप कीजिए, आप नौकरी नहीं ढूंढेंगे, आप अपने आप स्वरोजगार करेंगे और दूसरों को जो स्वरोजगार के रास्ते पे इतना सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं जितना आप हो रहे हैं, उनके लिए आप रोजगार वहीं पे अपने गांव में, अपने कस्बे में, अपने टाउन में बनाएंगे। मैंने अभी पिछले साल 2021 में एक बड़ी रिपोर्ट बनाई थी भारत के लिए, स्टेट ऑफ इंडिया लाइवलीहुड। उसका निष्कर्ष ये था कि अगले 10 साल में हमें हर साल 1 से सवा करोड़ आजीविकाओं की आवश्यकता है, 1 से सवा करोड़। और जिसको हम नौकरी कहते हैं, जॉब्स फॉर्मल सेक्टर में, सुबह उठे 9 बजे, टाई वाई पहनी, पैंट शर्ट पहना, दफ्तर गए, सीट पे बैठे, कंप्यूटर ऑन किया, 10 बजे, शाम को 5 साढ़े 5 आ गए, जिसको हम नौकरी कहते हैं। ये 10 लाख भी नहीं होंगी हर साल। बाकी 90 लाख से 1 लाख, 1 करोड़ 10 लाख, 1 करोड़ 15 लाख जो है वो स्वरोजगार ही हो सकता है। तो कहाँ हो सकता है? सबसे पहले वो हमारे अपने गांव में, अपने इलाके में हो सकता है, और उसके लिए जल जंगल जमीन को फिर से काबिज करना, फिर से उसको हरित करना वो बहुत आवश्यक है। और उसके लिए छत्तीसगढ़ जो है सबसे आगे है। यहाँ पे जो एक योजना चल रही है, नरवा गुरवा घरवा गाड़ी, वो उसने पिछले 4 साल में बहुत काम किया है, जिससे कि नदी नाले जो सूख गए थे वो काबिज हो गए हैं। अचानक मार जैसी जगह में जहाँ हाथी बाहर आते थे, अब बाहर आने कम हुए हैं, क्योंकि उनको अपने ही क्षेत्र में पानी मिलता है। इसके अलावा जंगल तो वैसे भी छत्तीसगढ़ की शान है, लेकिन वो उनके ऊपर बहुत सारे आघात हो रहे थे, उनको कम किया गया है, जंगल और बढ़ रहे हैं। और ज़मीन, सॉइल, उसके ऊपर बहुत मेहनत की जा रही है। और इससे क्या फ़ायदा होगा कि आपको अपने ही क्षेत्र में बिना पलायन किए, बिना माइग्रेशन के आपको आजीविका मिल सकेगी, और साथ ही साथ पर्यावरण भी बचता रहेगा। तो जो बात डॉक्टर खोसला ने कही कि पर्यावरण भी बने और आजीविका भी हो, तो जिसको सतत आजीविका बोला जाता है, सस्टेनेबल लाइवलीहुड, वो तभी पॉसिबल है अगर हम जल जंगल ज़मीन पे निवेश करें, जो कि छत्तीसगढ़ सरकार पिछले 4 साल से कर रही है। उसके लिए मुख्यमंत्री जी और उनके सलाहकार बधाई के पात्र हैं। लेकिन सब लोग गांव में खेती या पशुपालन या वनोपज का काम नहीं कर पाएंगे, और कई लोग चाहते भी नहीं है कि करना चाहें, ठीक है। और इसके लिए आपको जो प्रशिक्षण चाहिए, उस प्रशिक्षण के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, राजीव गांधी फाउंडेशन, पिछले 3 साल से हम ये काम कर रहे हैं, और उसके लिए हम लोग वचनबद्ध हैं कि जितने भी मितान जो स्वरोजगार के लिए तैयार होना चाहते हैं, उनको हम पूरी तरह से प्रशिक्षण देंगे,
ताकि वो आइडिया से लेके इम्प्लीमेंटेशन पूरा वो कर पाए और वो स्वरोजगारी बन पाए। तो ये 3 S तो हुए, लेकिन देखिए एक काम आप और भी कर सकते हैं अपने ही क्षेत्र में, अपने गांव में, अपने कस्बे में बैठ के। उसको बोलते हैं टेली सर्विसेज या डिजिटल सर्विसेज। वो जमाना गया कि अमेरिका में बड़ी बड़ी कंपनियां अपना अकाउंट रखने है। कृपया उनके ये नव रचित किताब सोना खान 1857 का विमोचन करें। आप सभी जानते हैं सोना खान यानी शहीद वीर नारायण सिंह। साथियों, गर्व की बात है छत्तीसगढ़ आदिवासी बाहुल्य राज्य है और छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के मिजाज लाजवाब हैं। गणित की किताब में वो रखते गुलाब हैं। विपरीत परिस्थितियों में जो देश की आज़ादी के लिए हमारे छत्तीसगढ़ के आदिवासियों ने किया, शहीद वीर नारायण सिंह जी ने किया, वो इस किताब में दर्ज है। अगले क्रम पर हम आमंत्रित करते हैं जोहार गांधी लेखक आमिर हाशमी जी। आग्रह है मुख्य अतिथि महोदय सहित सभी अतिथियों से आमिर हाशमी जी की किताब जोहार गांधी का विमोचन करें। कत्का सुंदर नाव देहे है अपन किताब के आमिर हाशमी जी है जोहार गांधी। जोहार गांधी ओकर मुख्य पृष्ठ पे, उन किताब के मुख्य पृष्ठ पे एक बड़ा सुंदर ढंग से ये पोस्टर आप मन देखे हो। आभारी हैं हम अपने अतिथियों के। और साथियों, पिछले 4 वर्षों में मैं एक बार फिर उसको रिपीट करूंगा कि छत्तीसगढ़ में कहावत है आगू के भैंसा पानी पावे पाछू के भैंसा चिखला। अब वो जमाना नहीं रही किसी यहाँ। हर आदमी ला काम मिलत है, रोजगार मिलत है, न्याय मिलत है। काबर की आदर आमंत्रित करते हैं जोरदार तालियों। आज का दिन गांधी को याद करने का है। आज का दिन लाल बहादुर शास्त्री को याद करने का है। और आज रायपुर के शहीद स्मारक भवन में गांधी, युवा और नए भारत की चुनौतियां, इस विषय पर चर्चा करने के लिए, जिसकी बात आप सुने भी हैं, आदरणीय डॉक्टर अशोक खोसला जी, चेयरमैन डेवलपमेंट अल्टरनेटिव, जिसके विचार आपने सुने, जो इंदिरा जी, राजीव जी के साथ काम किए। आपने अभी डॉक्टर विजय महाजन जी
जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजीव गांधी फाउंडेशन एवं निदेशक राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ कंटेम्प्रेरी स्टडी दिल्ली, उसको भी आपने सुना। और मंच में हमारे विधायक साथी भाई देवेंद्र यादव जी, मुख्यमंत्री के सलाहकार भाई प्रदीप शर्मा जी, अंबलगन साहब, विवेक आचार्य जी, और जिन्हें अभी आपने नहीं सुना है वो लेफ्टिनेंट जनरल अरुण साहनी जी, जो पूर्व कमांडर इन चीफ भारतीय सेना में महानिदेशक, इंडियन नेशनल एसोसिएशन फॉर द क्लब ऑफ रोम, सुश्री आयिका चतुर्वेदी बनर्जी, संस्थापक चेयरपर्सन एकम रेसोनेंस, और डॉक्टर विभव गुप्ता, चेयरपर्सन सेंटर फॉर साइंस फॉर विजिलेंस वर्धा। आज ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, पूरे छत्तीसगढ़ के लिए, रायपुर के लिए और यहाँ के युवाओं के लिए, कि बड़े मूर्धन्य व्यक्तियों का आज इस शहीद स्मारक भवन में पदार्पण हुआ है। मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा जोरदार ताली बजा के किसी सभा में एक व्यक्ति को उपलब्ध हो जाना ही बड़ी बात है, लेकिन यहाँ तो पूरा डायट भरा हुआ है, मंच पूरा भरा हुआ है। ऐसे जीवन में अनेक उपलब्धियां रही है, वो सारे हमारे मंच में। विभव गुप्ता के बारे में बताऊं, मैं गया था वर्धा। महात्मा गांधी जी ने पूरे जीवन भर में एक ही, उन्होंने अपने भतीजे के नाम से क्या बनाया थे? संग्रहालय। उस संग्रहालय को हम लोग देखने गए थे, मगनलाल संग्रहालय। वहां वो सब तमाम चीजें रखी हुई है जो गांधी जी ने अपने जीवन काल में जिन चीजों का प्रयोग किया और उसके लिए प्रतिस्पर्धाएं की। आपको आश्चर्य होगा, ये जो गांधी के जो चरखा दिखाई देता है, तो सबसे बढ़िया चरखा कौन सा होगा जिसमें सबसे ज्यादा सूत काटा जा सके, जिसमें सबसे ज्यादा एफिशिएंसी हो, इसके लिए पूरे देश भर में प्रतिस्पर्धा कराए। और सारे चरखे वहां रखे हुए हैं मगनलाल संग्रहालय में। और उस समय में जो सबसे बढ़िया चरखा जिनका बना था, उसको 1 लाख रुपए पुरस्कार, उस समय 1 लाख रुपया, कितनी बड़ी बात। कृषि औजारों, पूरे दुनिया में कृषि औजार, ये खुरपी है, दराती है, रापा है, फावड़ा है, ये सब को खोजने के लिए पूरे दुनिया भर में भेजा गया। वो सारी चीजें वहां मगनलाल संग्रहालय में आपको मिलेगा कि हम कृषि को कैसे, हम कृषि यंत्रों को कैसे उपयोग करके ज्यादा से ज्यादा हम व्यक्ति के जो क्षमता है उसमें वृद्धि कर सके और उसके ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट प्राप्त कर सके। वो सारी चीजें हैं और वो परंपरा को आज भी वहां के लोग जी रहे हैं। आपको आश्चर्य होगा, मैं पूछा तो नहीं हूं विभा दीदी से, लेकिन मैं जानता हूं वो जो साड़ी पहनी ना, वो ऑर्गेनिक कपास की साड़ी है। वो जो कपास जहां वर्धा आश्रम में प्रयोग करते हैं, वहां सूत कताई होता है और रंगाई होता है, वो सब ऑर्गेनिक। तो कपास उत्पादन करते हैं, उन किसानों को ज्यादा कीमत मिलता है जिसमें रासायनिक खाद नहीं डाली जाती। उसी प्रकार से सारे लोग बैठे हैं, जिसके बारे में थोड़ा बहुत जाना उसके बारे में बता दिया, जिसको आप सुने उसके बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आदरणीय साथियों, आज गांधी जी को हम लोग समझने के लिए, जानने के लिए, एक युवा गांधी कैसा रहा होगा, जिसके बारे में प्रदीप शर्मा जी ने थोड़ी चर्चा आपसे की। दरअसल में दुनिया में जितने भी क्रांति हुई है, जितने भी परिवर्तन हुए हैं, वो बुजुर्गों से नहीं हुआ है, वो युवाओं से हुआ है। यदि गांधी जी को ट्रेन के डिब्बे से, फर्स्ट क्लास के डिब्बे से नहीं फेंका होता, तो उसके मन में वो अपमान
जो उसके हृदय में जो बसा, किस अपमान का मुझे बदला लेना है, बदला लेने के लिए तुरंत वो अंग्रेज अधिकारियों से लड़ाई झगड़ा उन्होंने नहीं किया। उस गुस्से को पाला उन्होंने पूरे जीवन भर, और देखा कि मेरे साथ ही नहीं हो रहा है, पूरे दुनिया के साथ हो रहा है। जहां जहां अंग्रेजों का शासन है, जहां जहां साम्राज्यवाद है, वहां वहां जो उपनिवेश बने हैं, वहां उनके साथ इस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही है। वो तो गए थे अफ्रीका वकालत करने, लेकिन उन्होंने देखा कि वहां भी लोगों के साथ उसी प्रकार की बातें हो रही है। जो भारतीय गए हैं वो, और वहां जो अफ्रीकन रह रहे हैं उनके साथ लड़ाई की शुरुआत अफ्रीका से। और हमारे देश में तो बहुत मुश्किल है। घर के जोगी जोगड़ा आन गांव के सिद्ध, जब तक कि हमारे लोग यहां से बाहर नहीं चले जाते ना, तब तक हम उसका मान नहीं करते। वो तो हमारे मोहल्ले का बच्चा है, हमारे गांव का है, हमारे शहर का है। यदि विवेकानंद जी शिकागो नहीं जाते और वहां धर्म सभा में अपनी बात नहीं कहते, तो फिर विवेकानंद नहीं रहते। बहुत सारे हजारों लाखों साधु हुए, उसमें से एक साधु और हो जाते। लेकिन जब शिकागो गए, वहां धर्म सभा में एड्रेस किया, पूरे हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट किया, और जो बातें उन्होंने कही पूरी दुनिया में उसकी चर्चा हुई, तब जाके आपने विवेकानंद को हाथों हाथ लिया, उसके पीछे चलना शुरू किया। आजादी की लड़ाई बहुत सारे हमारे नेता लड़े। क्या लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का योगदान कम है? बनर्जी साहब का कम है? कि गोखले साहब का कम है? या फिर अभी जिस पुस्तक का विमोचन हम लोगों ने किया 1857 के बारे में, उन नेताओं का योगदान कम है? लेकिन गांधी जी जब अफ्रीका में लड़ाई लड़ रहे थे, वो दूर से आवाज आ रही थी कि कोई एक गुजराती है, हिंदुस्तानी है, जो अफ्रीका में जाके वहां लड़ाई, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहा है। जब वापस आए तब यहाँ के जितने कांग्रेस जन थे, उन्होंने कहा कि अब नेतृत्व गांधी को देना है। जो सबसे बड़े नेता थे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, जब उससे कुछ बात हो रही थी तो बोले, अब मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, अब अगला नेतृत्व मोहनदास करमचंद गांधी करेगा, जो हमारे सामने बैठा है। जो बात पूछनी उनसे पूछो। गोखले जी को उसके राजनीतिक गुरु कहा जाता है। गोखले जी ने कहा, पहले पूरा हिंदुस्तान दौरा करो, यात्रा करो। साल भर तक के केवल हिंदुस्तान की यात्राएं उन्होंने की, और लोग कहते हैं कि गांधी जी ने वस्त्र त्यागे, क्योंकि देश में यहां गरीबी, तन ढकने के कपड़ा नहीं है। लोग इस प्रकार से कह रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि गांधी जी ने वस्त्र इसलिए त्यागे कि हिंदुस्तान की परंपरा है, भारत की परंपरा है कि अपनी आवश्यकता सबसे कम रखो। न्यूनतम आवश्यकता किसी भी व्यक्ति को होनी चाहिए, उसकी बिना न्यूनतम आवश्यकता में किसी व्यक्ति को गुजारा हो सके। ये परंपरा, ये संस्कृति हमारी हिंदुस्तान की रही है। उस परंपरा को उन्होंने धारण किया। आज देख लीजिए, जितनी ज्यादा आपकी आवश्यकता होगी, आप उतने परेशान होंगे। यदि आपको सुबह सो उठ के चाय पीने की आदत है, कॉफी पीने की आदत है, पेपर पढ़ने की आदत है, टूथब्रश करने की आदत है, यदि दातुन मिल जाए तो आप परेशान हो जाएंगे। पेपर नहीं मिला, टेलीविजन नहीं मिला, या नेट आपका, आज के यूथ लोगों का यदि नेट बंद हो जाए तो नहाने के पहले की जो दिनचर्या वो नहीं हो पाएगा। हम कितने मतलब इसी प्रकार से बहुत सारी चीजें जो हम अपने आसपास इकट्ठा कर रहे हैं। पहले हम लोग स्कूल में थे तो 2 जोड़ी कपड़ा मिलता था हमको। दीपावली में, अभी दीपावली आ रहा है, उस समय एक कपड़ा मिल जाता था। या रिश्तेदार के यहाँ जब शादी होता थी तब हम लोग इंतजार कर रहे हैं हमारे रिश्तेदार के यहाँ कि कौन से रिश्ते के यहाँ उसमें शादी हो रही है।
शादी का इंतजार कर रहे थे, वो होते कि शादी होगी तो निश्चित रूप से एक नया कपड़ा हमको मिलेगा। और आज की स्थिति क्या है? रोज नया होना चाहिए, 7 दिन का कम से कम होना चाहिए। जब प्रधानमंत्री रोज नया बदल सकते हैं तो हमारे पास तो 7 दिन का तो होना ही चाहिए। हमारी आवश्यकताएं बढ़ती गई, और जितनी ज्यादा आवश्यकता आपकी बढ़ेगी उतनी ज्यादा आप उन आदतों से आप घिरते जाएंगे, उसको गुलाम बनते जाएंगे। यदि उससे हटना है तो आपकी न्यूनतम आवश्यकता होनी चाहिए, न्यूनतम आवश्यकता में आपको गुजारा होना चाहिए, ताकि आप उसमें आपका समय कम से कम खर्च हो। आपका समय खर्च होना चाहिए नए विचारों को जानने के लिए, नए काम करने के लिए। अब मुश्किल क्या है? विजय जी है, सानी जी है, खोसला जी हैं, हम लोग हैं, उसके बाद मेरा भी नंबर आ जाता है। भाई वो लोग 70, 75, 80 के हैं, 85 के हैं, मैं 60 से ऊपर हो गया हूं। तो अब हम लोग क्या सोचते हैं कि कितना जल्दी जल्दी जितना काम कर सके। हमारे पास जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी समय कम होता जाएगा, काम हमारे पास बहुत ज्यादा ऐसा महसूस होता है। और यहाँ जो युवा बैठे हैं उनके पास क्षमता भी है, उनके पास समय है, लेकिन काम क्या करना है यही पता नहीं। नौकरी के लिए आधी जिंदगी, नौकरी पाने के इंतजार में आधी जिंदगी बीत जाती है। क्या कर रहे हो? नौकरी नहीं मिली, तो नौकरी नहीं मिली तब क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, इंतजार कर रहा हूं। तो जिंदगी इंतजार करने के लिए थोड़ी है। आपको ये जिंदगी मिली है कुछ काम करने के लिए। काम क्या करना है? पहली बात तो स्वावलंबी होना, आप दूसरे पे निर्भर मत हो। गांधी जी का रास्ता तो वही है, यहाँ की ऋषि परंपरा वही है। आप स्वावलंबी बनिए, आप दूसरों पे निर्भर कम रहिए। लेकिन हम आज स्थिति क्या है? हमारी सबकी निर्भरता एक दूसरे पे बढ़ती जा रही है। तो निर्भरता, दूसरे पर निर्भर मत होइए, ये गांधी जी का रास्ता है। स्वावलंबी बनिए, ये गांधी जी का रास्ता है। आत्मसम्मान के साथ जिए, खुद भी सम्मान के साथ जिए, दूसरों को भी आप सम्मान करिए। और इन सब बातों को लेकर गांधी जी किसानों के बीच में, मजदूरों के बीच में, दलितों के बीच में, महिलाओं के बीच में काम कर, केवल आज़ादी उन्होंने नहीं दिलाई। यदि आप उसके पूरा सत्य के प्रयोग आप पढ़ें, उसकी जो लिखी पुस्तक पढ़ें, या उसके जो सचिव थे उनकी पुस्तकें पढ़ें, और गांधी के बारे में कितने लोग लिख चुके हैं, लेकिन जो बेसिक जो उनके सिद्धांत हैं उनको सत्य के प्रयोग का आप पढ़ लें तो बहुत चीजें आपको स्पष्ट हो जाएगी। गांधी जी के जीवन में सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने कर्म का सम्मान उन्होंने किया। बहुत लोग बोलते हैं, अभी जैसे विजय जी ने कहा कि 30 जनवरी को गोडसे ने उसकी हत्या कर दी। 80 साल के बूढ़े गांधी को 28 साल का जवान गोडसे ने मार दिया। अब मारे तो उसका कारण क्या? बहुत सारे लोग बहुत सारे कारण बताते हैं, विद्वान बहुत सारे अपनी अपनी बात करते हैं कि पाकिस्तान, फिर हिंदू मुसलमान, बहुत सारी बातें आ जाती हैं। लेकिन गांधी जी की हत्या के पीछे आप देखेंगे, क्या गांधी जी का हत्या प्रयास उसी समय हुआ? 30 जनवरी को हुआ या 20 जनवरी, उसके पहले 20 जनवरी को हुआ? क्या 2 बार हुए? जब अफ्रीका में थे तब भी हुए थे, और जब वर्धा में आए और महाराष्ट्र में थे तब भी अनेक बार उसके पर हमले हुए। उस समय तो कोई डिवीजन की बात नहीं थी। तो डिवीजन आधार नहीं है, हिंदू मुसलमान आधार नहीं है, तो फिर आधार क्या? जो मेरी समझ है वो समझ ये है कि गांधी जी ने कर्म का सम्मान किया।
वो सम्मान कभी वो किसानों के बीच जाके खेती का काम करते थे, कभी ये चरखा जो आजादी की लड़ाई का प्रतीक बन गया, आप नहीं समझते कि बुनकरों का सम्मान है? जो बुनकर मेहनत करते हैं, सूत काटते हैं, कपड़ा बनाते हैं, ये उसका सम्मान नहीं है क्या? गांधी जी कभी मरे हुए ढोर के खाद उतार रहे हैं, तो क्या उन दलितों के सम्मान नहीं है? क्या सर में मैला ढोल के उन डोम लोगों का मेहनत का सम्मान नहीं है? जिसे हम घृणा करते हैं उस कार्य को भी गांधी जी ने करके सम्मान दिलाया है किसको? जो मेहनत कर रहे हैं, चाहे मैला ढोने वाला हो, चाहे खाल निकालने वाला हो, चाहे वो बुनकरी करने वाले हो, चाहे कृषि करने वाले हो, चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र में उद्योग में काम करने वाले मजदूर हो, उन सबको सम्मान दिलाने का काम गांधी ने किया। और देखा कि गांधी जी इनमें सब में आत्मविश्वास भर रहे हैं। फिर हजारों साल से जिसको हम सामाजिक रूप से गुलाम बना कर रखे थे, वो हमारी गुलामी कौन करेगा? और इस विचारधारा ने गांधी जी की हत्या की है, ये मैं मानता हूं। उनका शोषण समाप्त हो जाएगा। तो जो श्रम का सम्मान गांधी जी ने कराया, उससे लाखों करोड़ों लोग उठ खड़े हुए, जुड़ते गए, और फिर उसको हराना मुश्किल था। गांधी जी ने फिर सत्य और अहिंसा, जो पुरानी हमारी प्राचीन परंपराएं रही है, चाहे वो बुद्ध से लिया हो, चाहे महावीर से लिया हो, चाहे रामकृष्ण परमहंस से जो उन्होंने ज्ञान लिया हो, उन सारी चीजों को अपने जीवन में धारण किया। आज मुश्किल ये है, उस समय में गांधी जी के साथ चल के आंदोलन किए, जेल गए, उसके साथ चल के कृषि किए, उसके साथ चल के, उसके साथ बैठ के चरखा चलाया, उसके साथ बैठ के चमड़े के चप्पल बनाए, जूते बनाए। लेकिन बाद में हुआ क्या? बाद में हुआ ये कि हम गांधी जी के रास्ते पे चल नहीं पाए। इस काम से शहर के बीच सबसे प्रतिष्ठित जो चौराहा है उसमें प्रतिष्ठित कर दिए और गांधी जी को माला पहना दिए, सूत का माला पहना दिए और प्रणाम कर लिए। जिसके रास्ते में नहीं चलना है उसको मूर्ति बना के पूजा करके प्रणाम कर। लेकिन आज आवश्यकता उसी की है। जो श्रम का सम्मान है उसे हमको करना है, और वही काम आज हम छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ की सरकार कर रही है। गांधी जी ने क्या कहा? आजादी मिलने के बाद हमें आजादी तो मिल गई, राजनीतिक रूप से हमको आजादी मिल गई। अब हम अंग्रेजों से शासित नहीं होंगे, हम हिंदुस्तानी शासन चलाएंगे। लेकिन सामाजिक और आर्थिक रूप से आजादी प्राप्त करना बाकी है, और वो प्रक्रिया निरंतर चला आ रहा है। इस दिशा में जितने पिछली सरकारें हैं सब काम किए, मैं किसी का आलोचना नहीं करूंगा, सबने काम किया। लेकिन आज फिर से जो युवा है वो देश के लिए समस्या बन गई, जबकि ये हमारी ताकत है। ये युवा है वो हमारी ताकत है। इस ऊर्जा को एक दिशा देने की आवश्यकता है। और दिशा देने के लिए हम लोगों को सामूहिक रूप से प्रयास करने होंगे, संगठित होकर काम करने होंगे, और जिसमें हर व्यक्ति में कुछ विशेष गुण है, क्षमता है, उसे अवसर देना होगा उभरने के लिए, उसके आगे बढ़ने के लिए। आज हम लोग इसी कारण से, चाहे राजीव गांधी किसान न्याय योजना हो, चाहे भूमि श्रमिक न्याय योजना हो, चाहे गोधन न्याय योजना हो, सबकी शुरुआत की। औरों के विचार में और गांधी के विचार में अंतर क्या है? गाय के मामले में गाय को गांधी जी ने कहा ये तो मां से भी बढ़कर है। क्यों? कि गाय मरने के बाद भी हमको चमड़े देती है, जिससे हम जूता है, बेल्ट है और सब सामग्री बनाते हैं। उसके हड्डियों से खाद बनता है।
तो मां से भी बढ़कर है। लेकिन आज गौ माता के नाम से राजनीति हो रही है। पूरी दुनिया में गाय है, वो दूध देती है। हमारा देश ऐसा है जिसमें गाय केवल वोट देने का काम करती है, वोट देने का काम करती है। लेकिन हमने क्या किया? ये प्रदीप शर्मा जी बैठे हैं, बहुत सारे साथी हम लोग बैठे, चर्चा की इसका समस्या का समाधान क्या है। गाय के नाम से राजनीति हो रही है, कभी दलितों को पीटा जा रहा है, कभी अल्पसंख्यकों को मारा जा रहा है, और इसके नाम से पूरा राजनीति कर रहे हैं। हमने 2 रुपये किलो में गोबर खरीदना शुरू किया। गोबर खरीदेंगे तो यदि गोबर किसी चाहिए तो जब तक के मवेशी को आप चारा नहीं खिलाएंगे, चाहे गाय हो भैंस हो, तब तक के गोबर मिलना नहीं है। अब चारा खिलाना है तो उसके पीछे पीछे थोड़ी घूमते रहेंगे, घर में भी उसको बांधना भी पड़ेगा, तो उसे फसल भी बचेगा, रोड एक्सीडेंट भी बचेगा, लोगों की आय में वृद्धि होगी, गोबर होगा, वर्मी कंपोस्ट बनाएंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा। आज गोबर से केवल वर्मी कंपोस्ट नहीं बना रहे हैं, अब तो पेंट भी बना रहे हैं, गौमूत्र भी खरीदे, उसे पेस्टिसाइड भी बना रहे हैं। तो धीरे धीरे ये हमारा प्रदेश है वो जैविक प्रदेश की तरफ बढ़ रहा है। 20 लाख क्विंटल हम लोग वर्मी कंपोस्ट बना चुके हैं, किसी राज्य में प्राप्त नहीं होगा, जितना हम लोगों ने बना लिया। सरकार के पास, भारत सरकार के पास कितने रासायनिक फैक्ट्री होगी, खाद बनाने की फैक्ट्री? 10-20 कितने होंगे? कुछ साउथ में, कुछ महाराष्ट्र में, कुछ नॉर्थ ईस्ट में होगा 10-20, 50 होगा, 100 होगा, उससे ज्यादा तो नहीं होगा। हमारे छत्तीसगढ़ में 8,500 खाद बनाने फैक्ट्री है, गठान के माध्यम से बना है खाद, आगे वो भी फैक्ट्री है। जो रासायनिक खाद के रिप्लेसमेंट क्या है? हमारी जैविक खेती। तो वर्मी कंपोस्ट है, उसके बदले में उसका उपयोग कर रहे हैं। तो गांव गांव में फैक्ट्री हमारी बन गई, कोई प्रदूषण नहीं, बल्कि कार्बन उत्सर्जन हो रहा था। हमारी जो चारा है, जो पैरा अब शुरू हो जाएगा दिल्ली में, पंजाब हरियाणा में धान कटाई शुरू हो गया है। अब वहां आग लगाएंगे, पूरा दिल्ली है गैस चैम्बर बन जाएगा। पूरे देश के जितने भी प्रबुद्ध लोग हैं, जो नीति नियंत्रक हैं, उस वक्त दिल्ली में रहते हैं, अब लिखना पढ़ना शुरू हो जाएगा और आखिरी में सुप्रीम कोर्ट तक के उसकी टिप्पणी आएगी कि दिल्ली को गैस चैम्बर बना दिया गया। उसका हमने समाधान ढूंढा कि भाई वो पराली मत जलाओ, पैरा मत जलाओ, उसको गौठान में दान दे दो, पैरा दान कर दो। दान तो अच्छी चीज है, पुण्य का काम है, पैरा दान दे दो। वो दिए पिछले साल किसान, हमारे छत्तीसगढ़ किसान आग नहीं लगा, सब पैरा दे दिए दान में। तो एक तो हमारा खेत भी साफ हो गया, दूसरा उसे जानवरों को चारा हो गया। तो दोनों चीजें एक साथ। और ये अब पर्यावरणविद आए हैं खोसला साहब, तो पर्यावरण में अब कार्बन उत्सर्जन है, उससे हम लोग बचाने के भी काम कर रहे हैं। तो एक काम गोबर खरीद के कितने बड़े काम, कितने उद्देश्यों को हम लोग साध लिए, यही गांधी जी का रास्ता है। तो मुख्य रूप से बात यह है, ये राजीव विकास क्लब जो है, जिसमें संस्कृति, गांधी जी ने पूरे भारतीय संस्कृति को जिया, और इस कारण से पूरे देश के और दुनिया के लोग उससे जुड़े। मुख्य रूप से बात यही है। तो हम अपने संस्कृति से, अपनी जमीन से हम जुड़े, और हम लोग, और उसके बाद जितना ऊंचाई प्राप्त करना है जाइए आप, पूरा अवसर है, पूरा आसमान आपके लिए है, लेकिन जमीन मत छोड़िए। यही गांधी जी का रास्ता है। मेहनत से जी मत चुराइए, मेहनत करिए, समय का प्रबंधन करिए। और क्या चाहिए आपको, आपके परिवार को, आपके समाज के, आपके प्रदेश के लिए, उसके लिए आप प्रण प्राण से लग जाएं। सेवा सबसे जरूरी। सेवा में जो संतुष्टि मिलती है दूसरे किसी में नहीं। महापुरुषों ने कहा ना, सब ईश्वर के संतान है, सब में ईश्वर का वास है। तो जो दरिद्र नारायण है उसकी सेवा करें। हम लोग जाते हैं राम गोपाल अग्रवाल जी के यहाँ, तो बहुत बढ़िया बढ़िया खिलाते हैं, सेठ जी हैं हमारे। तो एक बार पंडित जी आए, बोले अब दूसरों को भोजन कराएंगे, आप तो करते ही हैं। तो उन्होंने मुझे बुला लिया,
खिलाया पिलाया। फिर पंडित जी के पास गए, बोले कि मेरे समस्या का समाधान तो हुआ नहीं, तो आपने भोजन तो कराया नहीं। बोले मुख्यमंत्री को तो बुलाया था। बोले मुख्यमंत्री भोजन के वो जरूरतमंद नहीं है, किसी गरीब जिसके भूखे हैं उसको आप भोजन कराएंगे तब पुण्य मिलेगा। तो जो जरूरतमंद है, जो पीड़ित मानवता है, उसकी सेवा करना है। यदि आप पढ़े लिखे हैं, आप सक्षम हैं, तो आपसे जो कमजोर हैं, आपसे कम पढ़े लिखे हैं, उनकी उंगली पकड़ के आपको आगे बढ़ना है, उसको रास्ता दिखाने की जरूरत है। तो आज पर्यावरण के बारे में बात खोसला जी ने कही, नरवा कार्यक्रम के बारे में आदरणीय विजय जी ने जो बात कही, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं जसपुर गया था, एक लड़का खड़ा हुआ, भैया आप नरवा तो बना रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ हाथी खूब है, और हाथी को केवल पानी की जरूरत नहीं, उसके चारा की जरूरत है। उसको जो पसंद है वो सब चीज नाला के किनारे किनारे लगा दीजिए। उसको केला पसंद है, उसको बांस पसंद है, बरगद पसंद है, इन पेड़ों को, इन पौधों को आप लगा दीजिए तो कम से कम हाथी मानव दंड बंद हो जाएगा। तो केवल सरकार में बैठे हुए लोग नहीं सोच रहे हैं, गांव में बैठा हुआ आदमी वो भी वही सोच रहा है। मुझे अच्छा लगा कि जो मैं सोच रहा हूं या मेरी सरकार में बैठे हुए अधिकारी जो सोच रहे हैं, उसी प्रकार के गांव के एक नौजवान भी उस समस्या के समाधान की दिशा में सोच रहा है। जब इस प्रकार के विचार मिलते हैं तो निश्चित रूप से एक आत्मविश्वास बढ़ता है कि हम जो काम कर रहे हैं अच्छा काम कर रहे हैं, और इसको और तेजी से करने का आवश्यकता है। अभी एक लड़का, मैं गया था बालोद भेंट मुलाकात कार्यक्रम में, जगन्नाथपुर सांकरा में, ध्रुवे नाम का लड़का है। क्या नाम बताएं? दिव्यांग ध्रुवे, नौजवान लड़का, 30-32 साल का। उसके साथ वाले लड़के सब नौकरी वगैरह चक्कर में लगे। आदिवासी लड़का, वो बोले मुझे खेती करना, मैं घर में 9-10 एकड़ जमीन है, वो जैविक खेती शुरू किया। आज वो लाखों रुपए कमा रहे। राजीव गांधी किसान योजना का लाभ तो ले रहा है, जैविक खेती करके जो सब्जी फल उत्पादन कर रहा है, उसे बढ़िया वो अपने परिवार को भी पाल रहा है। तब उसके दोस्त लोग बोलते हैं कि यार तुम्हारा ही लाइन बढ़िया है, हमसे ज्यादा सुखी और हमसे ज्यादा संपन्न। तो ये जो रास्ता है वो गांधी का रास्ता है, मेहनत से जी नहीं चुराना है। आज जब हम गौठान में जाते हैं और स्व सहायता समूह की बहनों से मिलते हैं, जो गोबर खरीद भी रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं, दूसरी प्रकार के और गतिविधियां संचालित कर रहे हैं, पैसे भले कम मिल रहे हों, लेकिन उसके चेहरे में जो आत्मविश्वास का जो भाव है वो हमारे लिए सबसे बड़ी पूंजी है। ये आत्मविश्वास सब में आना चाहिए। हाँ मैं कर सकता हूँ, और ये कर सकता हूँ तब आएगा जब आप मेहनत करेंगे। किताब ज्ञान तो बहुत है, किताबों में, लाइब्रेरी में, मोबाइल में, गूगल आंटी से आप कहेंगे तो तुरंत बहुत सारी जानकारी आपको देश दुनिया की दे दें। गूगल आंटी ऐसी है जो सारी जानकारी देगी, लेकिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का आप बीमार मत पड़िएगा। उस व्हाट्सएप में ऐसे ऐसे चीज आ जाते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू मुसलमान बना देते हैं। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी खतरनाक है, लेकिन गूगल आंटी बहुत सारी जानकारी देती है आपको। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, ये विवेकानंद जी ने कहा है, रामकृष्ण परमहंस ने कहा है कि ज्ञान, किताब के ज्ञान एक तरफ, 1 टन ज्ञान और 1 छटाक आपका अनुभव, वो भारी पड़ेगा। तो जो आप मेहनत करते हैं, जो आप सीखते हैं, उसमें जो आपको विश्वास होगा, आत्मविश्वास पैदा होगा, वो किताबी ज्ञानों से नहीं होगा। इसे कबीर जी ने कहा ना, तू कहता कागज के लेके, मैं कहता आंखन की देखी। तो जो खुद अनुभव करोगे, अब अनुभव तब करोगे जब आप मेहनत करोगे, और मेहनत करोगे तो आप आत्मविश्वासी बनोगे। और ये आत्मविश्वास ही है, महात्मा गांधी का आत्मविश्वास ही है जो दुनिया में कभी वो लड़ाई नहीं लड़ी गई, वो लड़ाई खुद उन्होंने लड़ी। दुनिया में अब तक के, उसके पहले भी और उसके बाद भी, गांधी के बाद भी अस्त्र शस्त्रों से युद्ध हो रहा है। आज यूक्रेन और सोवियत का युद्ध चल ही रहा है, अस्त्र शस्त्र से चल रहा है। गांधी जी पहले जो जितने लड़ाइयां लड़ी वो भी अस्त्र शस्त्र से लड़े गए, लेकिन अकेले गांधी थे जिन्होंने अहिंसा, सत्य और प्रेम के माध्यम से लड़ाई लड़ी। और उसमें जिसके राज में कभी सूर्यास्त नहीं होता था,
उसको झुकना पड़ा और हिंदुस्तान छोड़ के भागना पड़ा और उस रास्ते पे चल के 17 देश आजाद हुए। ये गांधी का रास्ता है। तो आज उस बात से आप क्या सीखते हैं? गांधी जी की इस बात से क्या सीखते हैं? गांधी जी ये कहते हैं कि यदि आपसे विपरीत विचार भी रखता है तो उसका हृदय परिवर्तन आप करिए, उससे नफरत मत करिए। आप उनके पास जाइए, उनके अपने विचारों से उसको प्रभावित करिए और उनको हृदय परिवर्तन करने का काम करिए। आजकल तो बस व्हाट्सएप है, कभी सामने वाले देखे तक नहीं, झगड़ा शुरू हो गया, थाने तक की बात चली जाती है, उससे मिले भी नहीं है। तो ये आज आवश्यकता इस बात की है और इसीलिए उस गांधी ने देश की सत्य अहिंसा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी और देश को आजाद कराया। आखिर गांधी जी को मिला क्या है? गांधी जी के बारे में बहुत लोग बोलते हैं, गांधी जी को इस देश ने दिया क्या है? कोई बता सकेगा? गांधी ने इस देश को दिया ही दिया है, लिया कुछ नहीं। उसको तो आखिरी में 3 गोली दिए, राम करके प्राण त्याग। गांधी ने आपको स्वावलंबन के मंत्र दिया, आपको आत्मनिर्भर होना सिखाया, आप में समानता भाईचारा दिया, आपके अंदर प्रेम दिया, आपके अंदर जो घृणा है उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी, श्रम का सम्मान करना सिखाया और कहा कि हम अब इस देश को आजाद कराएंगे, हम अपना शासन चाहेंगे, दूसरे का शासन नहीं, चाहे हम जैसे भी हों। ये चीजें गांधी जी ने दी है। तो आज मैं युवा साथियों से ही कहना चाहता हूं कि आप राजीव वितान क्लब के सब सदस्य हैं, साथी हैं। संस्कृति से, खेलकूद से जुड़ने की बात, तो खेलकूद से खेलता वही है जो शारीरिक रूप से मजबूत होगा। खेलेंगे तो मजबूत होंगे और जब आपका स्वस्थ तन रहेगा तो मन भी स्वस्थ होगा, फिर एक दूसरे सहयोग की भावना होगी। जब आप संस्कृति से जुड़ेंगे तो संस्कृति से जुड़ने का मतलब क्या है? जो हजारों साल से जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे पूर्वजों ने जिन चीज़ों को उसको हस्तांतरित किया है उसको आप प्राप्त करते हैं, उससे जुड़ते हैं, वो ताकत मिलती है। तो आज पर्यावरण की दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। नरवा का मामला है, पूरी दुनिया चिंतित है। छत्तीसगढ़ में जब मैं पीएचई मंत्री था, पहले 2000 में बना, तो उस समय हम लोग संपर्क में आए थे अनुपम मिश्र जी का, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, तालाब आज भी खरे हैं, आज भी तालाब आज भी खरे हैं, खरे। उस पुस्तक को पढ़ा और 2 दिन तक कार्यशाला आयोजित किया और आज जो वाटर रिचार्जिंग के बारे में मैं सोचता हूँ तो उस पुस्तक की प्रेरणा से उनसे मिला भी, अलवर भी गया, उसके प्रोग्राम को भी देखा, कैसे नदी, मरी हुई नदी को पुनर्जीवित किया। तो हमारे छत्तीसगढ़ की अलग परिस्थिति रही है। मैंने कार्यशाला आयोजित किया था, उस समय डॉक्यूमेंटेशन किया था और आज फिर से वो नरवा कार्यक्रम को हम लोग लिए हैं। तो जहाँ जहाँ नालों में काम हुआ है वहाँ 10 सेंटीमीटर से लेके 30 सेंटीमीटर तक वाटर रिचार्जिंग हुआ, 10 सेंटीमीटर तक 30 सेंटीमीटर। तो आज के दिन अनुपम मिश्र के मामले में नरवा प्रोग्राम, जो नरवा में वाटर रिचार्जिंग में सबसे बढ़िया काम करेगा, वो अनुपम मिश्र के नाम से एक पुरस्कार की घोषणा मैं करता हूं। इस क्षेत्र में जो संस्था, जो संगठन, जो व्यक्ति अच्छा काम करेगा उसको पुरस्कार मिलेगा। दूसरा, गांधी जी के जीवन में हम सब, बहुत सारे लोग गांव के हैं, शहर कस्बों में पहले लीला होता था, नाटक लीला खूब होते थे और वो बड़े प्रभावशाली होते थे। राम लीला हो रहा है, कृष्ण लीला हो रहा है, हरिश्चंद्र का लीला है, मोरध्वज का लीला है, तुम्हारा बहुत सारे इस प्रकार से नाटक लीला करते थे। गांधी जी के जीवन में 2 नाटकों का बड़ा उल्लेख है, हरिश्चंद्र का और श्रवण कुमार, जो सत्य के रास्ते में चले और जिन्होंने, दूसरा श्रवण कुमार ने अपने माता पिता की सेवा में पूरे अपने प्राण त्यागे।
तो सेवा और सत्य, और यही मूल मंत्र उसका बना। हमारे छत्तीसगढ़ में भी एक ऐसे नाटककार हुए जिसकी जन्म शताब्दी है, हबीब तनवीर, उसकी जन्म शताब्दी वर्ष मना रहे हैं। उसके नाम से अभी तक के छत्तीसगढ़ सरकार ने कोई इनाम घोषित नहीं किया, तो उसके नाम से, हबीब तनवीर के नाम से, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ नाटक को प्रतिष्ठित या सम्मानित किया, उसके नाम से भी पुरस्कार की घोषणा करता हूँ। तो आज जो महत्वपूर्ण काम, और युवाओं से यही कहना चाहता हूँ कि श्रम का सम्मान करें, खुद भी श्रम करें और श्रम करने वाले का सम्मान करें। ये मूल मंत्र यदि आप जीवन में उतार लें, मैं समझता हूँ गांधी जी के रास्ते में चलने में एक मजबूत कदम आप उठाएंगे। और जो गांधी के रास्ते में चले हैं, वो गांधी से रास्ते में चलते हुए देखिए प्रधानमंत्री बने, नेहरू जी बने, उसके बाद दूसरा शास्त्री जी बने। गांधी जी के रास्ते में चलते हुए जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया, 17 साल या 17 दिन या 17 महीने या 19 महीने उनका कार्यकाल रहा, लेकिन पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़े और उन्होंने एक दिन उपवास रखने का भी आह्वान किया। पूरा देश उपवास रहते थे जब भोजन की कमी पड़ी तो, और उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। ऐसे महापुरुष, तो गांधी जी के रास्ता हमारी प्राचीन जो संस्कृति है वो रास्ता है, और उस रास्ते पे चलते हुए हम अपना, अपने परिवार का, समाज का, देश का कल्याण कर सकते हैं। गांधी जी का रास्ता यही है। इस रास्ते में कहीं नफरत का कोई स्थान नहीं है, घृणा का कोई स्थान नहीं है। मेहनत, श्रम और सेवा, इसका ये रास्ता गांधी जी का है। इस सेवा, संघर्ष और त्याग, ये गांधी जी का रास्ता। इस रास्ते पे चलकर ही युवा नए देश का निर्माण कर सकेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको गांधी जी की जयंती पर, शास्त्री जी की जयंती पर आप सबको शुभकामना देते हुए, दोनों महापुरुषों को नमन करते हुए, और हमारे जो अतिथि यहाँ आए हुए हैं उन सबको फिर से मैं स्वागत करते हुए अपनी वाणी के विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे, लाल बहादुर शास्त्री अमर रहे, लाल बहादुर शास्त्री अमर रहे। जय जवान, जय जवान, जय जवान। धन्यवाद। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, बैठ जाओ। आप सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। सचमुच माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो टिप्स गांधी जी के जीवन पर, खुद के अनुभव पर, कहते हैं कागज देखी नहीं आंखन देखी। मुख्यमंत्री जी ने सेवा भाव को, जरूरतमंदों की सेवा पर प्रबल बल दिया। दुख मिटाने के लिए संकल्प की बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। अद्भुत, अद्भुत, अद्भुत। आइए अगले क्रम पर हम अपने प्रबुद्ध वक्ता, जिनको सुनने देखने के लिए भी हम तरसते हैं, आज माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में संस्कृति विभाग ने प्रत्यक्ष उनका रूबरू हमें करवा दिया। हम आप सबके ओर से उनका स्वागत, अभिनंदन करना चाहेंगे। मैं मुख्य वक्ता डॉक्टर अशोक खोसला जी का स्वागत करने के लिए हमारे युवा विधायक देवेंद्र यादव जी को सादर आमंत्रित करता हूँ। कृपया राजकीय गमछा के साथ प्रतीक चिन्ह प्रदान कर आदरणीय डॉक्टर खोसला सर का स्वागत करें। सर, ये राजकीय गमछा पहली बार छत्तीसगढ़ के इतिहास में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के कार्यकाल में आरंभ हुआ है। क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच उपस्थित राजीव गांधी फाउंडेशन के निदेशक डॉक्टर विजय महाजन सर का स्वागत करने मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री के सलाहकार प्रदीप शर्मा सर को सादर आमंत्रित करता हूं। तो ताली ला तो वजन देना चाहिए। क्रम को आगे बढ़ाते हुए संगवारी को, जो अपनी आन बान जान सबको लगा देता है देश के नाम पर,
घर परिवार को त्यागता है। ऐसे ही लोगों में पूर्व कमांडर इन चीफ भारतीय सेना हमारे बीच उपस्थित है। लेफ्टिनेंट जनरल अरुण साहनी जी का स्वागत करने के लिए आमंत्रित करता हूँ हमारे सचिव आदरणीय अनबलगन पी सर को। कृपया आए, राजकीय गमछा और प्रतीक चिन्ह से आदरणीय लेफ्टिनेंट जनरल अरुण साहनी जी का स्वागत करें। तुमन ताली बजा के दिल खोल के स्वागत करो भाइयों। और छत्तीसगढ़ी में कहावत है, बेटी सब किससे थी। दुजन बेटियां आए हैं हमारी यहाँ, आयका चतुर्वेदी और डॉक्टर विभा गुप्ता। उनका स्वागत करने डॉक्टर आयका चतुर्वेदी बनर्जी जी का स्वागत के लिए आदरणीय विवेक आचार्य सर को सादर आमंत्रित करता हूँ। संचालक संस्कृति विभाग, राजकीय गमछा और प्रतीक चिन्ह से स्वागत अभिनंदन करें। माननीय मुख्यमंत्री जी बता रहे थे कि वो मगन भाई संग्रहालय में गए थे। डॉक्टर विभा गुप्ता जी इन दिनों, इनके पिता श्री देवेंद्र जी उसको संचालित करते थे। पिता की मृत्यु के उपरांत आदरणीय विभा जी ने उस मगन संग्रहालय को संचालित करने का जिम्मा उठाया है। हम उनका स्वागत अभिनंदन करना चाहेंगे। विवेक आचार्य सर को पुनः आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर विभा गुप्ता, चेयरपर्सन, सेंटर ऑफ साइंस फॉर विलेजेस वर्धा। जोरदार ताली बजना चाहिए संगत। पूरा दुनिया भर में शक्ति के देवी दुर्गा के नवरात्रि पर्व चलत है। तुझने में हमर शक्ति पधारे हैं और छत्तीसगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री जी नारी शक्ति पर दाई दीदी मन के पहले उनका आगे के दिशा दिखाने के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में पधारे हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री जी। इस कार्यक्रम का प्रेरणा रहे प्रदीप शर्मा जी, हमारे माननीय विधायक देवेंद्र यादव जी, जो राजीव युवा मिथान क्लब के शासी निकाय सदस्य भी हैं, हमारे बीच आए, हमारे इस पूरे कार्यक्रम को और आगे हमारे मार्गदर्शन के लिए सहमत हुए डॉक्टर अशोक खोसला जी, डॉक्टर विजय महाजन जी, लेफ्टिनेंट जनरल अरुण साहनी जी, मैडम आयका चतुर्वेदी बनर्जी जी, डॉक्टर विभा गुप्ता जी, आप सबको हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि आप पधारें और हमारे युवाओं का मार्गदर्शन देने के लिए यहाँ पर आज आपने बहुमूल्य समय देने के लिए सहमत हुए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्य भर से आए राजीव गांधी युवा मिथान क्लब के सभी सदस्यगण जो अपने पूरा जोश के साथ यहाँ आए हैं और आने वाला इंडिया को, आने वाला छत्तीसगढ़ को आगे ले जाने वाले आप सबको पुनः छत्तीसगढ़ शासन संस्कृति विभाग की ओर से स्वागत करते हैं। और इस पूरा कार्यक्रम को गरिमा में संपन्न होने में आप सबने बहुत बड़ा मदद किया। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और साथियों, कार्यक्रम समाप्ति की घोषणा इस सत्र की कर Audience 1, 2, 3, 4, mic, okay. श्रेय जी जहाँ पर भी हैं, हम उनसे निवेदन करते हैं कि हम पैनल पर ये परिचर्चा शुरू करने वाले हैं। तो श्रेय जी इस पैनल डिस्कशन के लिए जल्द से जल्द मंच पर आ जाएं। हिलाना मत भी है, बड़े साहब गए हैं ना, बड़े साहब गए हैं, हिलाना मत, इधर ही देखो। उपस्थित सभी मेरा साथियों से अनुरोध है कि हॉल के अंदर अपनी अपनी जगह ले लें। जो साथी बहुत देर से बाहर बैठे हुए थे उनसे भी अनुरोध है कि वो हॉल में आकर अपनी अपनी जगह ले लें, अपना अपना स्थान ले लें। वरिष्ठ हमारे
जो राजीव युवा मितान क्लब के मेंबर्स हैं, साथी हैं, कोऑर्डिनेटर्स हैं, जिला समन्वयक, विधानसभा के संभावित हमारे समन्वयकगण, उन सब से अनुरोध है कि सभी सम्मानित जनों को, उपस्थित सदस्यों को कमरे के अंदर, हॉल के अंदर सबको बुला लें। और भोजन, इस सेशन के बाद भोजन की शुरुआत होगी। भोजन की शुरुआत होगी और सब लोग, आप लोगों को भोजन ग्रहण करके ही यहाँ से जाना है। तो मेरा अनुरोध है सभी सम्मानित जनों से, और बाहर भी जो लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, उन सभी से मेरा आग्रह कि सब भी लोग जल्द से जल्द हॉल के अंदर आ जाएं और हमें दूसरा सेशन जो है हमारा, उसकी शुरुआत करनी है। फोटो थोड़े काट हो ले। बीच वाला जो रो है, पीछे के रो में जा सकते हैं। पीछे के रो में काफ़ी जगह है अवेलेबल हमारे पास। नीरज जी, मेरा अनुरोध है आप बाहर जाके जो साथी भोजन नहीं कर रहे हैं उन लोगों को यहाँ पर भेज दें। अच्छा, ये जानकारी भी मिली है कि भोजन की शुरुआत हो गई है, तो बड़ी संख्या में साथियों ने वहाँ भोजन ग्रहण करना चालू कर दिया है।